आपका नाम क्या है? प्रदीप तिवारी। तो मनोज तिवारी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि उनके क्लोज फाइट में है कन्हैया कुमार। क्लोज फाइट है भी या नहीं है? दीदी दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। एक कोई व्यक्ति बाहर से जब उसको खुद की पार्टी के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो आम जनता कैसे उसको एक्सेप्ट करेगी? आप ये देखिए ना कि जब अभी हाल ही में ही लवली सिंह जी ने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो उसके विरोध में है कि यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं था। तो मैं तो कह रहा हूँ दूर दूर तक कोई उनका कुछ भी नहीं है, एक तरफा जीत हो रही है हमारी। दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी मुझे कोई भी 3-4 काम बताइए जो मनोज तिवारी ने किए हैं पिछले कुछ सालों में। देखो, मनोज तिवारी जी हमारे एक ऐसे लोकप्रिय सांसद हैं जो दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आता है उसका कोई भी काम नहीं रुकता, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति यहाँ से, चाहे वो यूपी से आए चाहे वो बिहार से आए, हमारे मनोज तिवारी भैया आज तक कभी ये नहीं पूछे कि आप कहाँ से आए हो, चाहे वो स्कूल के एडमिशन के लिए हो, चाहे वो हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए हो, किसी प्रकार की कोई भी कभी ये नहीं पूछते कि आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हो। तो इससे बड़ा और क्या नम्रता, इंसान इतनी नम्रता से पेश आता है, सब चीज़ इतनी प्यारी से बात करता है, हंसमुख करके सबको मान सम्मान देता है, और क्या चाहिए सांसद के लिए? लगता नहीं कि लोग इस बार कन्हैया को मौका इसलिए दे सकते हैं क्योंकि देखते हैं वो क्या काम करेंगे? दीदी ये तो कहने की बात है, मैं कहता हूँ जब लोग ही अपने एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उसको कैसे मौका मिलेगा? आप ये बताओ ना, जब आपस में ही वो कहते हैं ना कि कांग्रेस की क्या मजबूरी है कन्हैया को उतारना? इनके पास लवली जैसा एक धुरंधर नेता था तो। धुरंधर नेता था, लेकिन वो इनका जो एजेंडा होता वो एजेंडा नहीं था ना उनके पास, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इस चीज़ का जो एजेंडा था, जो क्या नाम है देश विरोधी ताकतें जो जो बाहर से फंडिंग होती थी वो लवली को थोड़ी ना होती थी, वो तो इसको होती थी। तो इसीलिए कांग्रेस के पास फंडिंग की भी कमी थी। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस तिवारी है। कांग्रेस के सामने क्या मजबूरी है कि कन्हैया को उतारा? उन्होंने तो कहा कि एजेंडा फैलाना था। क्या ये चुनाव दो तरह का है, एक है राष्ट्रवादी, दूसरा देशद्रोही। ठीक है, बस चुनाव का एजेंडा ही यही है। कांग्रेस को मुसलमान का एक पक्ष का वोट लेना है, ठीक है, उसको खुश करने के लिए कन्हैया कुमार तो फील्ड में उतारा है। लेकिन हम कहते हैं कि 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान, तो मुसलमानों का ही वोट बैंक चाहिए, बस उससे जीत जाएगी कांग्रेस। नहीं, देखिए वहाँ पे जो एरिया कुछ लगता है वहाँ पे मुसलमान बहुमूल्य क्षेत्र है, जैसे आपको यमुना विहार हो गया, बाबरपुर हो गया, ये सब एरिया में मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए। दूसरी बात है, इसका एजेंडा ही रहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है, तो वो एक दिल्ली, क्योंकि दिल्ली को बोला जाता है मिनी इंडिया, ठीक है, और मिनी इंडिया को ये एक टिकट देकर कन्हैया कुमार को कांग्रेस ये साबित कर दिया कि हम जो हैं हम एक दूसरे पक्ष के साथ हैं, दूसरे यानी देशद्रोहियों के साथ में है। ठीक है, क्या नाम है आपका? राणा यादव। 7 सीटें थी, सिर्फ मनोज तिवारी का टिकट बचा, बाकी सबका कट गया। मनोज तिवारी में ऐसी क्या खास बात है? आप इसी से देख लो ना कि मनोज तिवारी भैया कितने लोकप्रिय है। आप दिल्ली में रहते हैं, मुझे बताइए ना ऐसी क्या खास बात है, क्या काम उन्होंने किया है कि बीजेपी आला कमान? मैं काम गिना रहा हूँ, देखिए सिग्नेचर फ्लाईओवर भी बनाया है, उसका मेट्रो बनाया है, केंद्रीय विद्यालय अभी वहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। ऐसे अनेकों काम मनोज भैया ने अपने संसदीय जो फंड होता है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपना खर्च किया है। ठीक है, मैं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि को भी एक्स पर देख रही थी, वो भी बहुत राष्ट्रहित की बात करती हैं। क्या देखते हैं कभी फ्यूचर में उनका भी चांसेस है राजनीति? देखिए वो तो हम नहीं बता सकते हैं। चाहते हैं आए? हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, मेरे मोदी जी का एजेंडा है 33% आरक्षण महिलाओं का तो है ही, ये आपको पता ही है। अभी देखिए 7 लोकसभा सीट है, उसमें 2 लेडीज हैं, एक बांसुरी दीदी और एक कमलजीत सराव जी। तो ऐसा मेरा मानना है कि भाभी जी को बिल्कुल चुनाव में आना चाहिए, और हम सब लोग जैसे भैया के लिए लगे हुए हैं वैसे भाभी के लिए भी लगे रहेंगे। एक भाभी जी सुनीता भाभी जी भी हैं, सुनीता केजरीवाल जी का मैं जिक्र कर रही हूँ, कैसे फ्यूचर देखते हैं? उनका फ्यूचर बिल्कुल डल है, वो कंपनसेशन लोगों की ले रहे हैं। सिंपैथी? जी, किस चीज की सिंपैथी? कि वो जेल में गए, ये इनकी चाल है कि भाई हम लोगों को जताएं कि भाई आप हमें वोट दें। तो दिल्ली वालों की सिंपैथी है फिर सुनीता केजरीवाल के साथ? बिल्कुल नहीं है जी। क्यों जी? हम बिल्कुल नहीं, केजरीवाल हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हम लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। अरे वो तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमने बहाल कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। कुछ भी नहीं मैम, काम नहीं करते, टूटे फूटे मेडिकल पड़े रहते जो भी है। हमारे पटेल नगर में क्लिनिक मोहल्ला खुला है, उसमें सुअर घूम रहे हैं। ये सच्चाई है, मैं और सच्चाई में पटेल पर वो ये कहते हैं जो फाइलें वो पास कराते हैं वो एलजी साहब रोक लेते हैं, तो मेरा काम ही नहीं हो पा रहा। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसका झूठ बोलने की आदत है बस। तो किया ही है ना मैम, जो अपना है शीश महल में क्यों नहीं रोक लगाया, जो इन्होंने शीश महल बनाया
और जो सरकारी आवास है वो तो बाद में जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी फायदा पहले उन्होंने बोला कि मुझे 2 कमरे का रूम चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, उन्होंने सभी सुविधाएं ली है ना। मतलब आम आदमी से खास बनते जा रहे हैं क्या दिन पे दिन केजरीवाल? बिल्कुल खास है जी। क्यों खास है? क्यों खास है? जब उन्होंने बच्चों की कसम खा करके जो किसी सपोर्ट नहीं लूंगा फिर भी उन्होंने लिया। आज वो शीश महल की आप बात कर रहे हैं, शीश महल के कारण ही तो वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उनको शीश महल छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने तो जानबूझ करके अपने लिए सब कुछ किया। अभी भी वो जेल में रह करके मीडिया के नज़र में रहना चाह रहे हैं जी। उन्हें कैमरे के बीच में रहने की एक आदत बनी हुई है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के बाकी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें ऑफर कर रही है कि हमारे साथ आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो चाह रहे हैं कि है ना लोग उन पे फोकस करें, भले वो जेल से ही फोकस करवाए। पहले थप्पड़ खा के करते थे, अब जेल में रह के करें। राघव चड्ढा का नाम तो सुना ही होगा, सच्चे सिपाही थे केजरीवाल के, पता नहीं कहाँ चले गए कोई। वो अब भगोड़े हो गए हैं जी। वो राजेंद्र नगर में करके गड्ढा भाग गए हैं राघव चड्ढा। ये हमारा ये आपका नारा है कि आपका संयुक्त नारा है? ये हमारा नारा नहीं है, ये जनता का नारा है कि राजेंद्र नगर में करका गड्ढा भाग गए हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा तो अपनी आई सर्जरी कराने गए। वो सब बहाना है। क्या मोहल्ला क्लिनिक में आई सर्जरी नहीं हो पाती थी क्या? इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बना रखे हैं। वर्ल्ड क्लास हमारी मोहल्ला क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, तो उसमें ये यहाँ जाने के बाद वो लंदन में क्यों जाए जब उन्हें विश्वास नहीं है अपनी स्वास्थ्य सेवा पर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब जो स्थिति बन रही है, मुख्यमंत्री जेल में, बड़े बड़े मंत्री जेल में, जो बाकी बचे हुए बाहर हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काम कैसे होगा दिल्ली में? काम कैसे? काम वो कर ही नहीं रहे तो क्या होगा? भगवान भरोसे जब एक बच्चों का एडमिशन कराने जाओ तो उसका 5 को विधायक ही बोलता है यहाँ नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो काम ही नहीं कर रहा कुछ। वो दिखावा है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। वोट लेने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है, कर सकता है। अभी की दिल्ली की जो हालात है, आप किसी रोड पे चले जाइए, हर जगह गड्ढा गड्ढा खोद करके इन्होंने छोड़ रखा है। आम जनता इतनी परेशान है ट्रैफिक से, ये उन्हीं की देन है। तो गड्ढे तो उत्तर पूर्वी के इलाके में भी होंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली के। पूरे दिल्ली की बात बता रहा हूँ जी मैं। वो तो सांसद साहब भी करवाएंगे। नहीं, ये तो पीडब्ल्यूडी किन के पास आ रहा है? पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के पास आ रही है। नगर निगम भी उन्हीं के पास है। पहले ये सिटी में आकर भी कुछ काम नहीं किया और सरकार नहीं, पहले भी वो बोलते थे कि मैं है ना ये जो कूड़े का ढेर है, पहाड़ है, वो साफ करेंगे। अभी तक बता दीजिए, जो नितिन गडकरी जी ने जो प्रोजेक्ट डाला उसके बाद में केजरीवाल जी के 1 साल पूरा मेयर हो चुका, अब दोबारा चुनाव होने वाला है। 1 साल में कभी कुछ किए हो? 1.5 साल हो गया। शैली ओबरॉय जी मेयर हैं दिल्ली के, कभी कुछ सफाई के लेकर आप उनके पटेल नगर में चले जाइए, इतनी गंदगी मिलेगा। जहाँ से इससे पहले आदेश गुप्ता जी हुआ करते थे, अब भी में चले जाइए और पहले में चले जाइए, आपको वार्ड ही देखकर पता लग जाएगा कि हाँ मेयर साहब के क्या औकात है। पानी, गड्ढे, इतनी गंदगी गंदगी हाल है, मच्छर, झाड़ू वाले तक भी regular उनकी नहीं गाड़ियां आते तक नहीं आती हैं। पहले झाड़ू वाले रेगुलर आते थे, अब तो इनका क्या हो गया, वीकली आ रहे हैं वो। ये हाल आपका क्या नाम है? मेरा लालू नाम है अच्छा, लालू प्रसाद यादव। जी, लालू प्रसाद प्रसाद यादव भी है? कटेरिया लिखता हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली कन्नौज से रहने वाला हूँ, यूपी कन्नौज है मेरा, अच्छा, उत्तर प्रदेश। तो वोट आपका कहाँ का बना हुआ है? मेरा वोट वैसे मेरे गांव का है। चलिए, तो कन्नौज का ही बताइए, क्या हाल है? अखिलेश को जिताएंगे क्या? नहीं, हम तो जन्म ही बीजेपी से लिया, हमने बीजेपी में जन्म लिया है। सुब्रत पाठक जी मेरे भाई हैं और मैं उनके लिए दिन रात काम करता हूँ पॉलिटिकल तौर पर। सांसद मनोज तिवारी के लिए यहाँ पर वैसे काम करता हूँ। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा फाइट तो तगड़ी रहेगी, लेकिन चुनाव जीतेंगे। अखिलेश जी को इस बार अखिलेश जी को ये सिखाना है कि आपकी पत्नी हार सकती तो आप भी हार सकते हो, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता है। लेकिन ये सिर्फ कन्नौज पे ही तगड़ी फाइट नहीं है, मैं बहुत सीटों पे देख रही हूँ कि जो एनालिसिस हो रहा है, लोग कह रहे हैं तगड़ी फाइट तगड़ी फाइट। 19 में ये चीज नहीं थी, 24 में क्यों लग रहा है तगड़ी फाइट? और एक जो परसेंटेज आया है उसमें बीजेपी का कोर वोटर कम वोटिंग करने जा रहा है, ये परसेंटेज आया है। फिर भी क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? हम लोग 400 पार का नारा जो हमारा है, बेसिकली 400 पार तो हम करेंगे ही। और हम प्रभु श्री राम पे जो हमारी आस्था है, प्रभु श्री राम जी की जो हम लोग जिनको मानते हैं, उनको लेकर एक भी भगवान श्री राम का आशीर्वाद बना रहेगा, तो प्रधानमंत्री जी इस बार 400 पार जरूर होंगे। देखिए, बीजेपी 370 पार और एनडीए गठबंधन 400 पार 100% होंगे। अब की बार 400 पार। अब मुझे ये बताइए कि अब जैसे मुख्यमंत्री साहब जेल में हैं,
काम कैसे होगा? अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने भी इशारों इशारों में कह दिया कि संवैधानिक तौर पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहारिक तौर पर थोड़ा सोचना चाहिए क्योंकि काम नहीं हो रहा। आपके हिसाब से केजरीवाल को क्या ये कदम अब उठा लेना चाहिए? जी बिल्कुल 100% उनको तो ये जेल, जब वो जेल में एंट्री की तो उससे पहले उनको ये कदम उठा लेना चाहिए था। क्या काम किया है क्षेत्र में उन्होंने? काम तो अच्छा किया है उनने। क्या क्या काम किया? ये रोड बनाए, सिवलिंग पुल बनवाए, ये कौन बनवाया? मोदी जी बनवाए, मनोज तिवारी बनाए, और कौन बनवाएंगे? अच्छा, मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार खड़े हैं। हमें तो मनोज तिवारी से मतलब है, मुझे और किसी से नहीं। हमें तो मनोज तिवारी को 400 पार करवाना। अच्छा, कन्हैया कुमार को लेकर सोचती क्या है? कांग्रेस ने क्यों उन्हें वो टिकट दिया? अब हम जाते नहीं है जी, जानकारी क्या है? जानते ही नहीं कन्हैया। क्या नाम है आपका? वीना गोयल। यहाँ किस लिए आई है? जिताने के लिए मोदी को। मोदी जीतेंगे। देखो हमारा राम से नहीं धर्म। अभी तिवारी जी संडे को आए थे और ये भी आए थे हमारे गुरु से मिलने। हमारे गुरु महाराज ने बताया क्यों जिताने। हमारे राम गुरुद्वारे में आए थे, रामद्वारे में है। संडे को हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था इन दोनों के लिए। क्या काम किया है मनोज तिवारी ने यहाँ पर? मोदी जी ने किया है। मोदी जी के थ्रू ये लोग हैं। तो मनोज तिवारी को जिताएंगी तब तो मोदी जीतेंगे। हाँ तो जिताना उन्हीं को ही है ना, सबको जिताना अपने को। तो कन्हैया कुमार से उम्मीदें नहीं है? क्यों? मोदी सरकार आनी चाहिए, जिन्होंने इतना काम किया 10 साल में कोई नहीं कर सकता। कितना किया? क्या किया? बहुत कुछ किया है देश के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए। महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए भी शौचालय बनवाए, सबके लिए। जो कि लोग लेडीज बाहर जाती थी, बलात्कार होते थे, सब होते थे, वो सब छूट गया। आतंकवादी सब खत्म हो गया। सुधार दी योगी ने। ये सुधार दी। हाँ बिल्कुल। केजरीवाल का क्या होगा फिर? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं है। क्यों? क्या करता है? सिर्फ है ना बताता है, फ्री राशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उससे क्या होएगा? महिलाओं को 1,000 रुपए भी दे रहे हैं। वो रेवड़ियाँ बांटता है कि पर रेवड़ियाँ बांट दो खुश हो जाएंगे। असली काम तो मोदी जी करते हैं। राशन तो मोदी सरकार भी दे रही है। हाँ तो वो अच्छा दे, वो वैसे दे रही है ना। मोदी सरकार बहुत कुछ करती है। क्या नाम है आपका? पार्वती अग्रवाल। कहाँ की रहने वाली है? हम राणा प्रतापबाद। किसे सपोर्ट करने आई है? बीजेपी को। क्यों क्यों? धर्म को बचाने के लिए, धर्म को बचाना, अपने देश को बचाने के लिए, मातृभूमि को बचाने के लिए। धर्म को तो बचा लेंगे लेकिन सिलेंडर महंगा होता जा रहा है। एक गृहिणी के तौर पे कैसे देखते हैं सिलेंडर महंगा होता जा रहा है? हाँ सिलेंडर महंगा हो रहा है, सब उससे क्या करना है? मैन देश बचेगा तो सिलेंडर बचेगा मैडम। पहले बचे, महिला की इज्जत तो बचे पहले हमारी। हमें हमारी इज्जत बचानी है। देश बिक गया तो क्या करेंगे? देश लोगों के हाथ बिक गया तो क्या करेंगे? अच्छा, विरोधी दल के नेता, जो दूसरे नेता हैं, वो कहते हैं कि धर्म 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 चल रहा है, बाकी सब मुद्दे हट गए। ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्या है? आज जो हमारे विदेशों में हमारी भारत सरकार की जो प्रसिद्धि हुई है वो कोई कम है? हम वहाँ पे क्या थे? विदेश में हमारा क्या अस्तित्व था? आज हमारा क्या अस्तित्व है? केजरीवाल को लेकर क्या सोचती है? हाँ जी, केजरीवाल को लेकर क्या सोचती है? जो उन्होंने वायदा किया वो भी सबके समझ में है कि जो वायदा किया हुआ था हमसे और आज क्या है। आज के सामने, दुनिया के सामने वो तो सामने ही नजर आ रही है। केजरीवाल ने किया ठीक है, पर इतना कुछ ज्यादा नहीं किया उसने। पर्दे के आगे हाँ, गाड़ी बस दिखा दी है और पीछे से जो बस में खुद जाने वाले थे हमें फ्री में बस में चलवा दिया। और पीछे से अपने घर में क्या किया है वो तो समझ आ ही रहा है सबको। अच्छा, केजरीवाल जेल में है तो दिल्ली में काम कैसे होगा? केजरीवाल उसके चमचे कर रहे हैं सारे काम। चमचे कौन? चमचे जो वो मनीष सिसोदिया, वो संजय बाहर निकला, वो सब कर रहे हैं काम। काम कोई और कर रहे हैं पीछे। काम कहाँ कैसे हो रहा है? वहाँ बैठ के कभी कोई संस्था नहीं देश नहीं चलाया जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे ना दे दे देना चाहिए इस्तीफा। क्यों? संभाल तो पा नहीं रहे, जब दिल्ली को संभाल नहीं। क्यों नहीं संभाल पा रही? आप दिल्ली की रहने वाली हैं, क्यों नहीं? दिल्ली में क्या हुआ है? तो दिल्ली में क्या विकास हो गया है 10 साल में? कुछ भी अब फ्री में बांटने से थोड़ी होता है। काम की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे मोदी जी कर रहे हैं उस तरह से करें ना। 10 साल। ये मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के?
मोहल्ला क्लिनिक काम का नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक खुला खुला कितनी देर रहता है? 2 घंटे खुलता है सारा, लोग आते ही नहीं है। 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे कौन लोग आ जाते हैं? 10 बजे आते हैं, 2 पर्चियां काटते हैं, 2 पेशेंट को देखते हैं, बंद करके चले जाते हैं। आपकी 2 से 3 बातों का मैं जवाब दे दूं। पहला आप कह रहे थे महंगाई की बात। महंगाई की बात यह है कि जिस जिस देश ने विकास किया है वहाँ पे महंगाई बढ़ी है, ये इकोनॉमी का सिद्धांत है। तो मोदी जी अगर हमें विकास करना है तो महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद जैसे ही हम विकास के उच्चतम स्तर पे पहुंच जाएंगे तो महंगाई अपने आप कम होती चली जाएगी, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। कब? और दूसरी कब? अब आने वाले 5 सालों में आप एक बात कीजिए, जितनी पुरानी सरकारों ने गलतियां की हैं उसको सुधारेगा कौन? हमारी सरकार सुधारेगी। और दूसरी गलती आप कह रहे हैं कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, सब बनाए हैं, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनको डॉक्टर से बात करने की तमीज ही नहीं है। स्कूल में बिल्डिंगें बना दी हैं, स्कूल में बिल्डिंगें बना दी हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। और ये जो आबाकारी नीति में फंसे हैं, हमारी इतिहास गवाह है, जब जब ईटी ने किसी भी जगह इन्होंने छापा मारा है तो निहायती बिल्कुल सही तरीके से मारा है। और ये केवल एंटी बीजेपी लोग नहीं है, हमने बीजेपी के खुद कार्यकर्ताओं के लोगों पे भी हमने छापे मारे हैं। यूपी उसका बतौर उदाहरण है। योगी जी ने जब यूपी में बुलडोजर चलवाया था तो न केवल आम आदमी पार्टी के, न केवल कांग्रेस के, न केवल समाजवादी पार्टी के, बल्कि बीजेपी के एमएलए के सर पे भी उन्होंने बुलडोजर चलवाया था। तो ये पार्टी सनातन धर्म, रक्षा क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, इस सभी क्षेत्रों में हमारे काम कर रही है। इसरो देख लीजिए आप, आज हमारी जो ऊंचाइयां हैं, हमारा इसरो जो है वो अंतरिक्ष छू रहा है। पहले जो है वो सैटेलाइट जो से सिर्फ भेजे जाते थे हम किसी और के थ्रू, आज हम 100 प्लस सैटेलाइट किसी और के भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं इसरो के थ्रू। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सारी उम्मीदें सनातन धर्म को लेकर मोदी सरकार से ही क्यों है? केजरीवाल भी मंदिर जा रहे हैं, उनकी पत्नी भी जा रही हैं, कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं। मोदी, योगी, बीजेपी नेताओं में ऐसा क्या है? उनके वो इनमें, हमारी पार्टी में और दूसरे की पार्टी में व्यवहारिकता नहीं है। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। आप बताइए। नहीं, आप बात पूरी कीजिए। हम जो कहते हैं वो लोग भी हैं, कहते हम लोग भी हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, व्यवहारिकता दिखती है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनवाया। हमने कहा था हम 370 हटाएंगे, हमने 370 हटाया। हमने कहा था कि हम पीओके लेके रहेंगे। अब पीओके लेने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। और सीएए बिल जो हमारे रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो हमें परेशान करते हैं, उसकी वजह से जो हमारा रक्षा क्षेत्र में बजट ज्यादा जा रहा है, जब रक्षा क्षेत्र में बजट कम हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य पर, शिक्षा पे खर्च करेंगे। ये पुरानी सरकार की गलतियां हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकुल गुप्ता है। क्या आप क्या करते हैं? मैं सिविल सर्विस तैयारी करता हूँ। सिविल सर्विसेज की। हाँ। रोजगार को लेकर फिर आपको बात करनी चाहिए। विरोधी दल के नेता या जो एंटी मोदी वाले विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि रोजगार खत्म हो गया। अब इसी के लिए तो आपके थ्रू मैं आवाजें पहुंचा रहा हूँ कि रोजगार खत्म नहीं है। आप एक बात बताइए, ये बतौर कांग्रेस के नेता का बयान है कि हम दे किसको नौकरी के लिए स्किल्ड पर्सन ही नहीं है। और स्किल्ड पर्सन होंगे कब? जब आपने स्कूल ही अच्छे नहीं बनवाए हैं। स्कूल अच्छे बनवा दी तो मास्टर अच्छे नहीं है। आपने एक भी, आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से 10 साल से पहले मैं बता रहा हूँ, एक भी यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है। आप भैया बोलेंगे जी। देखिए, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है। 60 साल तक कांग्रेस ने देश पे राज किया, तुष्टीकरण की राजनीति करी। 10 साल हुए मोदी जी को आए हुए। 10 साल के अंदर इतने बड़े रूप से परिवर्तन देख रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं, हो सकता है कुछ कमियां हो सकता है कुछ कमियां हो, लेकिन उसके लिए समय दीजिए, उन्हें सशक्त कीजिए, उन्हें समय दीजिए और वो करके दिखाएंगे। 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी को कितने मिलने की उम्मीद है? बीजेपी 7 की 7 सीटें जीतेगी और पिछली बार जितनी सीटों से जीती थी उससे बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। मनोज तिवारी में ऐसा क्या खास है कि वही अपनी सीट बचा पाए, टिकट बचा पाए हैं, बाकी सबका टिकट कट गया? देखिए, ये तो भाजपा की खूबसूरती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो छह बाकी प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं मिली। ये तो एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है। ये भाजपा के अंदर कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने का एनवायरनमेंट है। और रही बात मनोज भैया की, उनमें वो काबिलियत है, उनमें जनता का प्यार है, विश्वास है, और इसीलिए भाजपा के नेतृत्व को उनमें वो काबिलियत दिखी। कन्हैया कुमार को लेकर क्या? देखिए, कन्हैया कुमार कोई इशू ही नहीं है। कन्हैया कुमार दूर दूर तक कोई इशू नहीं है। जो व्यक्ति टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसको भारत देश के टुकड़े की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस जैसी नीच मानसिकता वाली पार्टी टिकट दे सकती है। वो इस देश के लिए मुद्दा ही नहीं है, वो दिल्ली के लिए मुद्दा ही नहीं है, वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। मजबूरी क्या है कांग्रेस के सामने की कन्हैया को उतार दिया? लवली को दे सकते थे। देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस का काम करने का तरीका यही रहा है। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने जो देश पे काम किया वो बहुत निंदनीय था, लेकिन जब आज़ाद भारत के अंदर जो काम कांग्रेस ने किया वो उससे भी निंदनीय है। वक्फ बोर्ड बना दिया उन्होंने,
तरह तरह के कानून लाए, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करी, इमरजेंसी लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन बदले, घोटाले किए, जनता को निचोड़ा, देश को बेच दिया, चाइना को जमीन दे दी, पता नहीं कितने कितने काम किए वो आजाद भारत में कांग्रेस ने किए हैं। तो कन्हैया को टिकट देना कोई अचंभा नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता वाली पार्टी ये आराम से कर सकती है। राहुल गांधी अपनी सीट बचा पाएंगे वायनाड से? देखिए, वो राहुल गांधी जो है इसीलिए भाग के गए हैं। उनको लगता है कि जो तुष्टीकरण उन्होंने किया है पिछले 70 सालों में शायद वो उनको बचा पाए, लेकिन इस बार वो भी मुश्किल लग रहा है। पिछली बार वो अमेठी से हार गए थे, इसलिए भाग के 2 जगह लड़े और इस बार सिर्फ वायनाड से लड़ रहे हैं। लेकिन करंट हालात में ऐसा लगता है कि वो सीट भी नहीं बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगे। देखिए, जिस तरह से मोदी जी का जो मोदी जी को जनता का प्यार मिल रहा है, देश विदेश में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके काम की सराहना की जा रही है, लोगों में विश्वास है। लेकिन एक चीज, 2 चरण का मतदान हो चुका है, इस बार वोट परसेंटेज कम है और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर जाकर तो मुस्लिम वोट कर रहे हैं, हिंदुओं का जो इलाका है वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है, असर नहीं पड़ेगा बीजेपी और एनडीए पर? नहीं, देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, लेकिन इसमें जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है वो सिर्फ हिंदू बहुल इलाकों में नहीं है। आप उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि विपक्ष जो है वो अपनी हार मान चुका है और उनमें हताशा है और उनके व्यक्ति वोट देना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं अभी राजस्थान में एक बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता से बात कर रहा था और जहां एक क्षेत्र में 82% 2019 में मुस्लिम मतदान हुआ था, वहां पे इस बार 62% मुस्लिम मतदान हुआ है। तो विपक्ष को सहयोग देने वाले लोग बुरी तरह से हताश हैं और वो बाहर आके वोट ही नहीं करना चाहते। आप राजस्थान गए तो आपने रविंद्र सिंह भाटी का नाम भी सुना होगा, क्या लग रहा है बाड़मेर से बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? नहीं, रविंद्र सिंह भाटी डेफिनेटली एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है और वो बीजेपी को वहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। और अब ये देखिए, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा कि कौन जीतता है, लेकिन डेफिनेटली वो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मैं विपिन गोयल, आनंद श्री सुखराम जी ट्रस्ट दिल्ली शाखा के सौजन्य से। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 67 साल है, 67। 67 साल की उम्र में आप युवाओं के बीच में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? देखिए, हम सब लोग जो हैं आनंद श्री सुखराम जी ट्रस्ट जोधपुर रामचौकी की तरफ से आए हैं और हमारे गुरुजी ने इस बार ये बीड़ा उठाया है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए हम लोग बढ़ चढ़ के मोदी जी को सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को दिल्ली और पूरे भारतवर्ष में विजय बनाएंगे। देखिए, अगर ये मौका चूक गए तो राम राज्य नहीं कहा जाएगा। मोदी जी अगर नहीं आए, इसको मार काट राज्य कहा जाएगा। दिल्ली को बिल्कुल। किसने मारकाट मचाई? भारत को मार काटे राज का दर्जा मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले, अब से आधा घंटा पहले 600 बच्चों को स्कूलों की उड़ाने की धमकी भारतीय सरकार के पास आई है। 600 बच्चों के स्कूलों को कब आई है धमकी? अब से कोई आधे घंटे पहले। तो कहाँ से मिली ये जो सूचना? ये अभी आप देखेंगे। ये सूचना आपको कहाँ से? नहीं, ये अभी अभी स्कूल से फोन आया, अपने अपने बच्चों को ले जाओ, जितनी जल्दी आधे घंटे के अंदर अंदर ले जाओ। 600 स्कूलों को बम से उड़ाने की खबर आई है, तो स्कूल सब बंद हो। इस धमकी के बाद पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, स्कूलों की तरफ से बड़े चिंतित हैं। ये भारत सरकार को पता है और अभी थोड़ी देर के बाद सभी टीवी चैनल, सभी मीडिया के माध्यम से सबको एक खबर पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपको लगता है कि देश में बदलाव आएगा, ये कौन ला सकता है? ये कुछ सिर्फ मोदी जी। मोदी ही क्यों? मोदी जी चाहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, यही जो है यही देश को बचा सकती है। अदरवाइज जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का कोई शांति होगी, सब साधन ठीक हो जाएंगे। शांति नहीं होगी, सब गड़बड़ा जाएगा समाज। देखिए, आपने महंगाई की बात करी, महंगाई कोई नया मुद्दा नहीं है। महंगाई 70 सालों में जो है 70 सालों में देश में हमेशा बढ़ी है और महंगाई नहीं बढ़ेगी। हम चाहते हैं हमारी कमाई बढ़े, हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़े, हम चाहते हैं हम तरक्की करें, तो उसके साथ में ये ग्रोथ होना जरूरी है। रोजगार भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, अमेरिका जो अपने आप को एक सशक्त और एक डेवलप्ड राष्ट्र कहता है,
वहाँ पे भी 5% लोग बेरोजगार हैं। भारत इतना बड़ा देश है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलके उठाना पड़ेगा।